आज हम हल करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का पेपर कक्षा 11वीं हिंदी का, जिसमें देखें अपन सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसका पहला है, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, जिसका उत्तर होगा ईश्वर को। दूसरा है, नमक के बूरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थीं, तो ये थी पंडित अलुपदीन की। तीसरा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, लता मंगेशकर को। और चौथा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में अधिक बात कहना। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम बेल को बोया था। दूसरा है, नानमाइयों के मसीहा कौन थे, तो मियाँ नसरुद्दीन। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम चेजा कहलाता है। चौथा है, धनराम पूरे दिन घोंटा लगाने पर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए, तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, यह गलत है, असत्य है। दोहा और रूला मिलकर कुंडलियां छंद बनता है, सही है। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं, यह भी सत्य है। और डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, यह भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, पट का अर्थ होता है पर्दा, रस के अंग हैं 4, शब्द गुण हैं 3, ओज, प्रसाद और माधुर्य। प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो चिति, जल, पावक, गगन समीरा अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। दूसरा है, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती हैं, तो मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को भक्ति की मथनी से मथना चाहती हैं। तीसरा है, संगीत कब नीरस होगा, तो जब संगीत में आनंद नहीं रहेगा तो वह नीरस हो जाएगा। और चौथा है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, तो दृश्य ही पटकथा की मूल इकाई होती है। बाकी प्रश्न आपसे सब बन जाएंगे, पाठों से हैं, गद्य से, पद्य से। प्रश्न क्रमांक देखें 12वां, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर ठीक ढंग से नहीं लिखा है, तो बितान में पेज नंबर 10 में इसके तीसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर है कि कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुई में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा सा मामला है। अथवा में है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, तो इसके लिए बितान में ही भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के पेज नंबर 4 का दूसरा पैराग्राफ, ये दूसरी पंक्ति में लिखा है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, जबकि उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें कहा गया है कि शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। माधुर्य में कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है और मुख्यतः श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस में यह पाया जाता है। ओज गुण जहाँ उत्साह होता है काव्य में, जहाँ तेज होता है, और मुख्यतः वीर, भयानक और रौद्र रस जहाँ पाया जाता है, वहाँ ओज गुण होता है। और प्रसाद गुण जो अंतिम गुण है, यह सरल या सुबोध होता है, इसकी शब्द योजना एकदम सरल होती है, अर्थ स्पष्ट होता है और यह ज्ञानवर्धक होता है, यानी इसमें जो बात होती है वो ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। इस प्रश्न का दूसरा भाग है, शब्द गुण किसे कहते हैं, जिस प्रकार के मानवीय गुण होते हैं
उसी प्रकार काव्य में भी भावपूर्ण जो गुण होते हैं उन्हें शब्द गुण कहते हैं। इसी का अथवा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार की भावात्मक गुण को शब्द गुण कहते हैं, उसी प्रकार शब्द में जो शक्ति निहित होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अमीधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अमीधा शब्द शक्ति में प्रसिद्ध अर्थ होता है जो बड़े आराम से समझ में भी आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। जैसे कि एक दोहा है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरबर फलें, कैतिक सींचो नीर। तो इसमें सब बात स्पष्ट हो जाती है कि काम हमें धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि अधीरता से कोई काम होता नहीं है, और जब समय आएगा तभी पेड़ में फल लगेंगे, चाहे कितना ही पानी दिया जाए। लक्षण शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि मुख्य अर्थ है, उसको उसके अलावा समझने में समस्या आती है, बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि उदाहरण है कि रमेश गधा है, तब इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा अर्थ है। तो जहाँ इस प्रकार की बात हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना से तात्पर्य है जहाँ व्यंग होता है, शब्द में या अर्थ में किसी में भी व्यंजना हो, व्यंग हो। जैसे कि इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है, ये थोड़ा अधिक टेढ़ा है। या फिर कहा जाए कि संध्या हो गई, तो संध्या सभी के लिए अलग अलग महत्व है, उसका सबके लिए अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे उदाहरण जहाँ होते हैं वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो अमीधा शब्द शक्ति यानी प्रसिद्ध अर्थ, सरलता से समझ में आए। जैसे कि बैल बड़ा उपयोगी पशु है, ये सीधी सीधी बात है। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से भिन्न, मुख्य अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए रमेश गधा है। व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ व्यंग हो, चाहे शब्द के माध्यम से हो चाहे अर्थ के माध्यम से हो। जैसे कि इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है, या संध्या हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य है मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। दूसरा है, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए, इसका शुद्ध होगा स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए अथवा में। पहला है जिसे बहुत कम ज्ञान हो, उसे कहेंगे अल्पज्ञ। दूसरा है रास्ता दिखाने वाला, इसके अनेक अर्थ हैं, जैसे कि दिग्दर्शक, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। इसमें से किसी को भी आप लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा। फिर है 15वां प्रश्न, जो है पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं। जो है बितान से है, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में इसके बारे में दिया हुआ है, एक एक पंक्ति में ही इसका अर्थ है। तो दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सीधे बरसात से मिलने वाले पानी जो धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है, इसे कहते हैं पालर पानी। पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुआं में से निकाला जाता है, वह पानी है जो कुएं के माध्यम से निकाला जाता है, यह पाताल पानी होता है। और रेजाड़ी पानी, पालर पानी और पाताल पानी के बीच में यह तीसरा रूप है जिसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। अर्थात धरातल से तो नीचे उतरा है लेकिन पाताल में ना मिल पाया, तो इसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। लता की गायकी की विशेषताएं आपको अपनी बितान पुस्तक में मिल ही जाएंगी, इनकी बहुत सारी बातें की हैं।
कुमार गंधर्व जी ने। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें प्रश्न है कि डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं और डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पेज नंबर 129 में अगर देखें आप अभिव्यक्ति और माध्यम में, तो इसमें इसकी परिभाषा दी है और यही परिभाषा है कि आप डायरी से क्या समझते हैं। तो शुरू में ही ऊपर की तरफ दूसरी पंक्ति में दी है कि दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। दूसरी परिभाषा 129 नंबर पेज में ही सबसे आखिरी पैराग्राफ है कि यह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। इसका दूसरा भाग है कि डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पेज नंबर 131 में सबसे ऊपर से अगर देखें पहले पैराग्राफ से, तो इसकी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी, जैसे कि वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। दूसरी विशेषता है, यह एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद है जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, मतलब किसी बात छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। चौथी विशेषता है, खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पांचवी विशेषता है, अपने अंदर अनजाने इकट्ठा जो भार होता जाता है उसको हम अलग कर देते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। छठवीं विशेषता है, अगर हम किसी बात को भूल जाते हैं, हमारी ये यादें हैं अंधेरे में खो जाती हैं, तो उन सबको हम ऐसा रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं कि बाद में हम उनको देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अगली विशेषता है अगले पैराग्राफ में कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। अगली विशेषता है, वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। इसी पैराग्राफ में जहाँ पेज नंबर लिखा है 131, उसके बिल्कुल बगल में लिखा है 9वीं विशेषता है कि डायरी हमें भूलने से बचाती है। और इसी में अंतिम विशेषता जो 10वीं विशेषता है कि यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं? पटकथा के स्रोत क्या है तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है? तो यह है अभिव्यक्ति माध्यम के पेज नंबर 134 में दिया है कि पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं। तो शुरू में ही दिया है 134 नंबर पेज में कि पटकथा ये दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी होती है, और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा। यानी कि सिनेमा और टेलीविज़न दोनों के माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। दूसरा भाग है पटकथा के स्रोत क्या हैं। तो पटकथा के स्रोत में 135 पेज में ऊपर की तरफ है कि हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना, ये सब पटकथा के स्रोत हैं। आगे है कि नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है, दोनों के दृश्य कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर 135 पेज में ही दिया हुआ है दूसरे पैराग्राफ में कि नाटक की तरह ही
यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नाटक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर होता है। तो पहली चीज है कि दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए देखें कि राजभाषा, एक तरफ लिखें राजभाषा, दूसरी तरफ लिखें राष्ट्रभाषा और इनमें अंतर देखें। पहला अंतर है कि राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कामकाज की भाषा है और राष्ट्रभाषा अन्य भाषाभाषी राज्यों के बीच सेतु का काम करती है। राजभाषा का दूसरा अंतर है कि राजभाषा से तात्पर्य है जो राज्य की व्यवहार की भाषा हो, और राष्ट्रभाषा जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल जाने पर उसका महत्व बढ़ जाता है, और राष्ट्रभाषा भाषा का वह व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। चौथा अंतर, राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी में अनुवाद स्वीकार होता है, और राष्ट्रभाषा वस्तुतः देश की संस्कृति एवं देश के आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है। पांचवा अंतर है कि शासकीय सेवा में उस भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है, जबकि राष्ट्रभाषा में अन्य भाषाओं एवं विभाषाओं की प्रकृति में सहायक होती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा में जैसे कि तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी राजभाषाएं हैं, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां हिंदी ही राजभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है जो विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद में भाव विस्तार आप कर लेंगे। संदेह अलंकार, भ्रांतिमय अलंकार के बारे में हमने आपको बताया ही था, जिनके उदाहरण और परिभाषा आपको याद है। अपठित गद्यांश में उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक में ज़्यादा दिक्कत हुई है, जिसमें हम स्वार्थ और परमार्थ लिख सकते हैं और यह शीर्षक है। कबीरदास जी, मीरा जी की काव्यगत विशेषताएं आप पुस्तक से कर ही लेंगे। मुंशी प्रेमचंद शेखर जोशी का जीवन परिचय। प्रश्न क्रमांक 22 में एक पद्यांश है जो पहला कबीरदास जी का है, हम तो एक एक कर जाना। दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा जी का है, ये भी आपसे बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 में गद्यांश में जैसे कि पहला गद्यांश है, इसको देखें। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन की ही अपना सहायक था। और आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें नमक विभाग और दरोगा आया है, तो इससे पता चलता है कि यह नमक का दरोगा से लिया गया है और जिसके कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि बंशीधर की नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हुई। पिता से आशीर्वाद लेकर निकले बंशीधर के लिए लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहा है। और महत्वपूर्ण है इसका विशेष, इसमें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। दरोगा के पद पर होने वाले भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है और वृद्ध पिता की मनोदशा का वर्णन है। दूसरा अगर देखें नीचे वाला, तो मोहन उनका आशय ना समझ था, तो मोहन का नाम आया है, जिससे पता चलता है कि यह गलता लोहा से है और जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसमें विशेष पर ध्यान देना है कि इसमें जातिगत मनोदशा का वर्णन किया गया है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है और सामाजिक रीति का विरोध है। बाकी प्रश्न क्रमांक 24 जिसमें एक पत्र और एक आवेदन पत्र है,
तो पहला आवेदन पत्र है जो समाचार संपादक को लिखा जाना है, और दूसरा मित्र के लिए पत्र है, बाकी आपसे बनेगा।